23 की तकरार किसकी सरकार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और चुनाव में भी असर डालेंगी। मध्य प्रदेश में सवाल जवाब की सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज लगातार कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन इस बार इसका कमलनाथ ने जवाब भी दिया। फिर दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर देखने को मिला। कमलनाथ से शिवराज ने पूछे फिर सवाल। मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल। 2023 की चुनावी चाल। आज मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने ये कहा था फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? क्या आपके कार्यकाल में जब फसलें तबाह और चौपट हो गई थी, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, पाले के कारण, एक नया पैसा आपने दिया फसल बीमा योजना का? आपने तो फसल बीमा योजना में आधार ही ऐसे बना दिए थे कि किसान को पैसे ही ना मिले। सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को फिर पूर्व सीएम कमलनाथ पर एक और सवाल दाग दिया। सीएम ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही आरोप भी लगाए कि एक भी वचन 1.25 साल में पूरे नहीं किए। इससे पहले सीएम ने सोमवार और रविवार को भी कमलनाथ पर निशाना साधा था। कृषक कन्या विवाह सहायता योजना लागू नहीं करने के आरोप भी लगाए थे। अब सीएम के आरोपों पर कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं कि उनको देखकर झूठ भी शर्मा जाता है। सवाल पर कमलनाथ ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, आपके दृष्टि पत्र में आपने वादा किया था कि आप दलहन की 100% खरीद सुनिश्चित करेंगे। क्या आपकी सरकार किसानों से 100% दलहन खरीद रही है? बेमतलब की जुमलेबाजी छोड़िए। शिवराज और कमलनाथ के बीच वार पलटवार की इस बयानबाजी में दोनों ही तरफ से पार्टी के नेता भी शामिल होते दिखे। माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें पढ़े जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खिरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाए कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं न कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी है कमलनाथ जी। जवाब देंगे कहां से? अब सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी तो 19 साल से खुद मुख्यमंत्री हैं। उन्हें मात्र 15 माह के मुख्यमंत्री जी से, जो अब विपक्ष में हैं, उनसे सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ी? अब पत्थर फेंका है तो कमलनाथ जी के गोले गिर रहे हैं, तो उससे मुख्यमंत्री जी भी घायल हैं और नरोत्तम जी को भी बारूद की स्मेल आ रही है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज कमलनाथ सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर एक बहस छेड़ना चाहते हैं। शिवराज चाहते हैं कि इसी बहाने चेहरे पर भी जंग शुरू हो जाएगी और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास शिवराज बहुत बड़ा चेहरा है। प्रदेश में महिलाओं के बीच मामा की छवि भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश की राजनीति दीदी के बिना अधूरी है और दीदी जब किसी मुद्दे पर बोलती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को न सिर्फ सुनती है बल्कि उनके सुझावों को नीतियों में भी शामिल करती है। मगर आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर मुखर है। हालांकि सरकार ने उनकी सीख को शराब नीति में शामिल किया है, लेकिन फिर भी दीदी के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। मुद्दे की तलाश में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
बीजेपी में उमा भारती की छवि दीदी की है और जब बड़ी दीदी हैं तो एटीट्यूड भी वैसा ही रखती हैं। कम से कम बीजेपी तो यही मानती है। शराबबंदी पर उमा भारती पहले भी इस तरह की बातें करती रही है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग इसलिए है कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है। सबसे पहले उमा भारती की पूरी बात सुनिए। और इसलिए हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था, तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी भी नशाबंदी को लेकर गंभीर है और आने वाली शराब नीति में इसका असर भी दिख सकता है और उमा भारती के बहुत से सुझावों को ज्यों का त्यों माना भी जा सकता है। यहाँ तक कि सीएम ने भी कई बार इसके संकेत दिए हैं। हालांकि कांग्रेस उमा भारती के तेवरों को बीजेपी में नाराजगी या फूट के तौर पर देखती है। क्यों बैठ रही है मंदिर में उमा दीदी? उनके भाई है शिवराज जी, चिट्ठियां लिख रही हैं भाई को। ये भाई बहन का हमें चिट्ठी का आदान प्रदान समझ में नहीं आ रहा। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। मैं खुद उनके साथ खड़ा हूंगा। प्रदेश की सियासत में उमा भारती की छवि बिल्कुल अलग है और दीदी की बातों को सब अपने अपने नजरिए से समझते हैं। अब दीदी के ये तेवर आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं रतलाम की सैलाना विधानसभा। इस सीट की पहचान कैक्टस गार्डन से है। यहाँ की सियासत भी कांटों से भरी है। 2023 विधानसभा चुनाव में किसके सर होगा ये कांटों का ताज, आइए जानते हैं। 23 की तकरार और किसकी होगी सरकार, यह जानने के लिए हम आ चुके हैं आज रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा में। यहाँ जानेंगे हम जनता के मन की बात और वहीं जनप्रतिनिधियों के अपने अपने दावे। तो आइए शुरुआत करते हैं सैलाना विधानसभा से और जानेंगे जनता के मन की बात। रतलामी सेब, साड़ी और सोने से पहचाने जाने वाले रतलाम की अपनी एक अलग पहचान इन कांटों की दुनिया से भी है। जिले के सैलाना में मौजूद कैक्टस गार्डन मध्य प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लोगों को लुभाता है, क्योंकि इसे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन माना जाता है। इस कैक्टस गार्डन में करीब 1200 प्रजाति के कैक्टस हैं, जिसे देखने देश दुनिया के लोग पहुंचते हैं। कैक्टस गार्डन वाली सैलाना विधानसभा की सियासत भी कांटों से भरी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। लंबे अरसे से इस कांटे के ताज को कांग्रेस ने पहना है। कांग्रेस के प्रभुदयाल गहलोत इस सीट पर 3 बार के विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे हर्ष विजय गहलोत कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ा रहे हैं। 2018 में गहलोत ने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 28,000 वोटों से शिकस्त दी थी। हर्ष विजय का मानना है कि विकास के दम पर कांग्रेस जीतती आ रही है और 2023 में फिर कांग्रेस की ही जीत होगी। किसान कर्ज माफी की बात हुई थी, कांग्रेस ने वचन दिया था, किसान कर्ज माफी हुई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमारे क्षेत्र में करीब 21,000 किसानों का कर्जा 1 लाख रुपए तक का माफ हुआ। मदद योजना कमलनाथ जी की योजना थी, उसमें 50 किलो अनाज बच्चे के जन्म पे और मृत्यु पे 1 कुंटल अनाज, ऐसी कई योजना कमलनाथ जी की हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। किसान बिजली के कारण परेशान है, खाद के कारण परेशान है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, किसानों के कर्जे माफ होंगे, आम आदमी की दुख तकलीफें दूर होगी, महंगाई से हम निजात पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के इस गढ़ पर बीजेपी ने कभी सेंध नहीं लगाई। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संगीता चोरल ने करीब 2000 वोटों से जीत दर्ज कर कांग्रेस का अवैध किला बीजेपी के नाम किया था। साल 2013 की जीत और 2018 की हार से सबक लेकर बीजेपी फिर जीत की रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि सैलाना विधानसभा में ऐसा कोई काम बाकी होगा।
हर क्षेत्र में, हर गांव में रोड कुछ रोड से जुड़ गया है और आदिवासी युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और जो आदिवासियों को बढ़ावा दिया है, न कभी उन्होंने बिरसा मुंडा जी को याद किया, न कभी टांटिया बिल को याद किया, और आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान आदिवासी सब जानते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी सैलाना विधानसभा चुनाव जीतेगी। करीब 2 लाख मतदाता वाली सैलाना सीट आदिवासी बाहुल्य और ग्रामीण परिवेश की सीट है। गुजरात और राजस्थान से लगे होने की वजह से पलायन, विकास और रोजगार का मुद्दा इस सीट पर गूंजता है और जनता बदलाव चाहती है। 2023 का जो चुनाव है, मेरे ख्याल से आज की जो परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम पे, बाजारों में सन्नाटा ही है। अगर देखा जाए तो युवाओं में भी बेरोजगारी बढ़ी है। इन मुद्दों को भी ध्यान में रख के जो आएंगे वही आएंगे, चाहे कांग्रेस या चाहे बीजेपी। बीजेपी का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, इस वजह से बीजेपी का माहौल, बीजेपी नाम से वोटिंग होगा इस क्षेत्र में। जनता तो विकास के मुद्दे, जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो आपके इस क्षेत्र के प्रॉपर विकास कार्य हो या जिले के मेडिकल कॉलेज से लेके एट लेन है, ये दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बना है, क्षेत्र की सड़कें बनी हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य सुविधाएं, तो विकास के मुद्दे पे ही वोट गिरेंगे और संगीता विजय चारेल सबसे रनिंग उम्मीदवार नजर आ रही है वर्तमान में। कांटों की दुनिया वाली सैलाना विधानसभा में जनता किसे कांटों का ताज पहनाएगी, ये 23 की तकरार में देखने को मिलेगा। 2023 के चुनाव में जहां कांग्रेस एक और महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में रहेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना मत देके चुनाव में विजयी बनाती है। कैमरा पर्सन अतुल सिंह के साथ मैं दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम। चलिए अब सैलाना की इस सीट का सियासी इतिहास भी समझ लीजिए। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली ये सीट है, कांग्रेस के वर्चस्व वाली ये सीट है। साल 1993 से सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही है। प्रभुदयाल गहलोत 3 बार यहां से विधायक चुने गए। 1999 से 2013 तक विधायक रहे। 2013 में बीजेपी ने सीट पर सेंध लगाई। बीजेपी की संगीता चारेल ने यहां से जीत दर्ज की। अभी प्रभुदयाल गहलोत के बेटे यहां पर सत्ता संभाल रहे हैं। हर्ष विजय गहलोत 2018 में विधायक बने थे। और चलिए अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए कटनी महापौर प्रीति सूरी से। प्रीति सूरी ने हाल ही में बीजेपी में वापसी की है। नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी की तरफ से प्रीति सूरी को टिकट नहीं मिला था और इसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रीति सूरी ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। करीब 6 महीने बाद फिर से प्रीति सूरी की पार्टी में वापसी हो गई है। अब कटनी के विकास को लेकर उनकी क्या तैयारी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कटनी महापौर प्रीति संजू सूरी, आइए हम उनसे बात करेंगे। 2023 को लेकर आप क्या सोचती हैं और किस ओर सियासी हवा चल रही है? 2023 को लेकर यही है कि स्वच्छता पे, जो कि हमारा शहर स्वच्छता में पीछे है, तो हम ये चाहते हैं, अभी हमने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हैं 2। हमारा यही प्रयास है कि 2023 में हमारा शहर स्वच्छता में नंबर 1 की श्रेणी में आए। कटनी जिले में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण को लेके है, स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके। इसके संबंध में आप क्या सोचती हैं? स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बताया आपसे, अतिक्रमण का है तो अतिक्रमण के लिए भी हमारा प्रयास है। स्टेशन से लेके मिशन चौक तक जो बीच की पार्किंग व्यवस्था है, उसके लिए भी हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हट जाए, तो फिर बीच में रेलिंग देकर लैंप सिस्टम, इस तरह से शहर को सुंदर बनाने का प्रयास चल रहा है। और साथ ही घंटाघर रोड, जो कि मुख्य बड़ी समस्या है, काफ़ी सालों से चली आ रही है, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वह रोड भी बने। इसके लिए टेंडर के लिए भी टेंडर किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि अतिक्रमण भी हटाया जाए।
अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुड़वारा विधानसभा में किस चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षा में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि हमारे एजेंडे में भी था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लाने का प्रयास चल रहा है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। विकास और विकास को लेकर वह सुबह से शाम तक विकास की ही बात करती हैं और आगे विकास ही करेंगे। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाट। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। बंसल न्यूज की टीम पहुंची दमोह की जबेरा विधानसभा और चाय नाश्ते के साथ सियासी चर्चा की। आइए जानते हैं यहां के लोगों से क्या है इस समय चुनावी जायका। इस समय हम मौजूद हैं दमोह के जबेरा 56 विधानसभा में और ये है नौहटा इलाका। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। सुबह का वक्त है और लोग यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। राजा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा जायका है, ये यहाँ की प्रसिद्ध दुकान है। आइए लोगों से जानते हैं और उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है वर्तमान में चुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको? सर अभी तो लग रहा है जैसे बीजेपी जीतेगी। क्या धर्मेंद्र भैया का काम भी अच्छा है यहाँ और लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं यहाँ? सर यही है, पानी तो ठीक है और लाइट भी जा रही है। पानी का तो था तो ठीक है, मोदी जी ने करवा दिया है। और लाइट की है समस्या, किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और बेरोजगारी तो पूरे भारत का ही है। बस यही है मुद्दा। लाइट प्रमुख मुद्दा है, यहाँ पर लाइट अक्सर चली जाती है। पानी की समस्या थी लेकिन समस्या का समाधान हो गया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि जबेरा विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। कहाँ से भाई साहब? सलैया से। सलैया से। अच्छा, क्या स्थिति है गांव में, क्या दिक्कत चल रही है? सही है साहब, सब सही चल रही है। अच्छा, किस पार्टी की तरफ गांव के लोग हैं, किसको चुनाव में जिताएंगे, क्या लगता है? सर जनता पार्टी के सर। जनता पार्टी का रुझान। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इस बार मुद्दे तो कुछ नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, हर प्रकार की योजना चल रही है। जबेरा 56 से विधायक भी धर्मेंद्र सिंह लोधी बनेंगे। बिल्कुल बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कह रहे हैं कि जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जबेरा 56 विधानसभा है, यूँ तो ये दमोह जिले की सबसे बृहद, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, सबसे बड़ी विधानसभा है। मुद्दे यहाँ पर वही है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। कुछ समय पहले इस समस्या का समाधान किया जा चुका है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता अभी अपने पत्ते खोलने वाली नहीं है। आगामी चुनावी समय बताएगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। और चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। टीकमगढ़ में जनता का क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना है, साथ ही 2023 में उनकी जनप्रतिनिधियों से क्या आस है, जानते हैं। टीकमगढ़ में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का टीकमगढ़ को। तो टीकमगढ़ की जो आवाज़ बने, टीकमगढ़ के लिए जो आवाज़ खड़ी हो। टीकमगढ़ में इतने बड़े बड़े मंत्री आके बन गए टीकमगढ़ से, इतने बड़े बड़े विधायक रहे हैं टीकमगढ़ से, लेकिन टीकमगढ़ की जनता की किसी ने नहीं आज तक खैर करी है। सो ऐसा कोई इंसान आए जो टीकमगढ़ की रग रग तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे और जनता की आवाज़ बने। और तो मैं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे रोज़गार के अवसर यहाँ पे लोगों को मिले। दूसरी चीज़ की जो शहर का स्ट्रक्चर है, साफ़ सफाई है, पब्लिक को जो चाहिए, मेन डिमांड है सब साफ़ सफाई की और रोज़गार की। तो रोज़गारोन्मुखी सरकार चाहिए। इसके लिए भी करूँगी, बस वो हमारे क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएं जिसके लिए लोगों को अर्जेंटली इधर उधर ना भागना पड़े। और इसके अलावा थोड़ी सी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे उद्योग नहीं है, लगातार मजदूरों का पलायन चल रहा है, पानी की किल्लत होती है, 3 दिन में एक बार नल आते हैं। इस पे किसी भी नेता ने अभी तक फोकस नहीं किया है। पब्लिक परेशान है, चुनाव आता है, झूठे वादे करते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन यथार्थ स्थिति में जीतने के बाद पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया जाता है। हमारा नेता सारी समस्याओं का निराकरण करने वाला होना चाहिए, जैसे कि सड़क है या शिक्षा के प्रति कैसा होना चाहिए या बेरोजगारी को कितना दूर कर सकता है। जनप्रति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये हमारा पहले हक बनता है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित पूरी तरह से व्यवस्थाएं दी जाए। जैसे टीकमगढ़ को अगर आप देखें तो हम काफ़ी पिछड़े हिस्से से आते हैं,
हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कमी है। हर चीज़ के लिए हमें या तो झांसी भागना होता है या ग्वालियर होना होता है। चलिए इसी के साथ इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।